नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा युवा मोर्चा के खुर्जानगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल का खुलेआम हर्षपारी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। गुरुद्वारे पर कब्जा करने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने। सड़क हादसों को लेकर बेहद संवेदनशील दिखे दतिया कलेक्टर ने की लोगों से अपील, गौवंश को दे आसरा। ईसाई समाज का नटवर लाल बिशप पीसी सिंह के घर ईओडब्ल्यू का छापा, मिली विदेशी मुद्राएं। ड्रग्स के विरुद्ध एसओपी की ड्राफ्टिंग के लिए ऑटो क्लस्टर सभागार में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति किया आभार प्रकट। बच्चा चोर समझकर टावर कर्मचारी को किया घायल, गाड़ी में भी की तोड़फोड़। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में भाजपा युवा मोर्चा के खुर्जानगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल का खुलेआम हर्ष फायरिंग करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा युवा मोर्चा का खुर्जानगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इस संबंध में थाना खुर्जा को विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रामपुर तहसील के गांव पसियापुरा में बाबा दीप सिंह नाम से गुरुद्वारा क्षेत्र में काफी चर्चित में है। इस गुरुद्वारे में क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड समेत दूर दराज से लोग सेवा करने के लिए आते हैं। ये मामला एक जमीन से उभरकर कार सेवकों ने बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब के विवादित मामले ने एक ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। आज सेवादार सिख समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय रामपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट रामपुर ने लिया। उधर दूसरे गुट ने कोतवाली प्रभारी से मिलकर तहरीर दी कि इस मामले को सुलझाया जाए। इस गुरुद्वारे की सेवा करने वाले हजारा सिंह बाग गांव के दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर कोतवाली पहुंच गए। लागू ही नहीं होता। ये बहुत बड़े माफिया लोग हैं जिन्होंने एक फर्जी तरीके से एक आदेश पारित करवा दिया जिसमें तबादला दिखाया गया कि जो किसी किस्म का तबादला हुआ ही नहीं। उस व्यक्ति की उस टाइम एज कुल 16 साल थी। नाबालग आदमी के नाम से ना तबादला किया जा सकता है, ना किसी अधिकारी को अधिकार है कि कोई कर दे उसका तबादला। ये ज़मीन उस परिवार ने कार सेवा को 25-30 साल से दे रखी है और वो कार सेवा ही अपने कार्य कर रही है। वहाँ जो भी लंगर जो सेवा निभा रहे हैं, लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की दवा से, अनाज से, हर तरह से मदद की गई है। ये उन पे फर्जी रोप लगाए जा रहे हैं और उनका जमीन से कोई लेना देना कोई सबूत नहीं। जी ये मामला ये है, गुरुद्वारे का मामला था। कार सेवा को गुरुद्वारा कार सेवा चला रही है। कुछ एक परिवार कहता है कि गुरुद्वारा पर्सनल मेरा है। पर्सनल गुरुद्वारा किसी का नहीं हो सकता सर। पर्सनल गुरुद्वारा किसी का नहीं हो सकता। ये ग्रांट एक्ट की ज़मीन थी। फर्जी तरीके से ना तो सीओ को सुनने की पावर है चकबंदी के, ना एसओसी को सुनने की पावर है, ना डीडीसी को सुनने की पावर है। जब ये सुन ही नहीं सकते चकबंदी में ये, तो फिर इन्होंने कैसे ऑर्डर पास कर दिया? फिर पास किया तो उसको खारिज करना पड़ा, उनको मजबूरी थी उनकी खारिज करते। दतिया से निकलने वाले NH 44 पर दतिया के आसपास आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें लोग अपनी जान और हाथ पैर तक गंवा रहे हैं। सड़क हादसों में कमी करने के लिए दतिया कलेक्टर पूर्व से ही प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वो सड़क पर मारे जा रहे गौवंश को लेकर भी संवेदनशील हैं। उन्होंने क्षेत्रीय गौपालक और गौशाला संचालकों से अपील की है कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक गायों को अपने पास रखें, जिससे कि सड़क दुर्घटना में लोग और गौवंश जख्मी ना हो। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सहायता भी की जाएगी। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एनजीओ, ट्रस्ट और समूहों को गौपालक के कार्य में अधिक से अधिक जोड़ा जाए और इस मुद्दे पर हमारे पास कुछ समूहों ने आकर गौपालक की पहल की है। इसी तरह अन्य लोगों को भी आगे आकर इस काम में सहयोग देना चाहिए। देखिए दतिया मध्य प्रदेश से नवल यादव की इस रिपोर्ट के जरिए। गौशाला बनना एक बात है और गौशाले का संचालन एक दूसरी बात है। संचालन बड़ा ही तकनीकी काम है और योग्यता का काम है। कई बार ग्राम पंचायतें नहीं कर पाती है। महिलाओं के एसएचजी
जिस स्तर पे सोचा जाता है उस स्तर पे कार्य निष्पादन नहीं हो पाता, कमी रह जाती है। कोशिश की जा रही है कि उपयुक्त एजेंसी आए, हम लोग एनजीओ को भी ढूंढ रहे हैं जिन्हें रुचि हो गौशाला चलाने में, उनके साथ अनुबंध करेंगे। कुछ लोग आगे आए भी हैं। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक गौशाला सक्षम लोग चलाएं, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। साथ में जो समाज से ऐसे लोग जो जब तक गायें दुधारू होती है तब तक उसको अपने पास रखते हैं और दूध जब नहीं देती तो उससे बाहर छोड़ते हैं, उससे भी अपील है क्योंकि एक सामाजिक समस्या है। जब तक समाज इसके बारे में जागरूक नहीं होगा, ये समस्या अपने आप में बड़ी है, सबको साथ आना है। जबलपुर में गुरुवार की सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप पीसी सिंह, चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायसिस के निवास एवं कार्यालय पर दबिश देते हुए अपराध से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी की, साथ सर्च कार्यवाही की, जिसमें भारी मात्रा में केस के साथ विदेशी मुद्राएं मिली। वहीं इस मामले में ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं को जो राशि प्राप्त होती है उसका इनके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू डीएसपी मनजीत सिंह द्वारा की गई, जहां जांच के दौरान पाया गया कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर शैक्षणिक संस्थाओं से वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 के बीच लगभग 2,70,00,000 रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर इसका दुर्नियोग करना तथा स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने का आरोप प्रथम दृष्टि से प्रमाणित पाए गए और इस अपराध को पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये वर्ष 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मनजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज़ हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद ही उसका आकलन किया जा सकता है। आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में ड्रग्स के विरुद्ध एसओपी की ड्राफ्टिंग के लिए ऑटो एक दिवसीय सेमिनार आयोजित हुई है, जिसमें कोल्हान के तीनों जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ड्रग एसोसिएशन और स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए, जिसमें कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार, डीसी सरायकेला अरबा राजकमल, डीसी चाईबास अन्य मित्तल, एसपी सरायकेला आनंद प्रकाश आदि लोग शामिल हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। अवैध मादक पदार्थ की बिक्री तथा उसे जो उसकी तस्करी होती है उसके प्रति जागरूकता फैलाने और उससे कैंपेन, उसके अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए आज हम लोग ने एक एंटी ड्रग कैंपेन के नाम से यहाँ पे कार्यशाला किया है। तो उस कार्यशाला में तीनों जिला के एसपी थे, डीसी थे, सभी वरीय पदाधिकारी थे। उनके अलावा सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे और दूसरे विभाग के भी अधिकारी थे। एक बहुत अच्छा कार्यशाला हुआ है इसमें और हम लोग का मुख्यतः सोचना है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहिए ताकि हम लोग इस पर मुक्ति पा पाएँ और इसी के लिए हम लोग ने ये कार्यशाला किया था। उसमें जैसे बहुत सारे बातें आई हैं, जैसे अवेयरनेस के लिए क्या करी जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अभी कोल्हान में ड्रग का यूजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं वो
और बाहर से भी काफ़ी इन्फ्लक्स हो रहा है। जो शिकायतें मिल रही है कि गांजा और ब्राउन शुगर, हेरोइन, इस सब का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन साइड से कि ये जो मिनास है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। आज का जो फंक्शन है स्पेशली डिमांड साइड का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, कैसे हम कंट्रोल करें, ड्रग डिमांड रिडक्शन कैसे करें, उस पे एसओपी बनाने से संबंधित है, जिसमें सिटीजनरी का रोल और उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। जो 6 pronged स्ट्रेटजी गाइडलाइंस में दिए गए NAP DARR के जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का जो स्ट्रेटजी बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी हम सिटीजनरी के बीच में ग्रुप में सर्कुलेट किए हुए हैं। उस पर भी जो भी प्रस्ताव आएंगे, जो विचार आएंगे लोगों को, उसको भी हम लोग अकोमोडेट कर एक बृहत एसओपी बनाएंगे और उस एसओपी के आधार पे समाज में जो ये फैला हुआ कुरीति है उसको कंटेन करेंगे। ऑल टुगेदर हम उसको खत्म करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा आभार प्रकट कर समारोह आयोजित किया गया। समारोह में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी कर्मियों द्वारा उठाई जा रही है। राज्य सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। कुछ कारणों से आप सरकारी कर्मियों से पेंशन रूपी सहारे की लाठी को छीन लिया गया था, परंतु हमारी सरकार ने आपको उस लाठी को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी में आने के बाद कर्मियों की कुछ चीजों के प्रति आशाएं और उम्मीदें होती हैं। आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, इस नियमित राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसलिए इस बार तो हम लोगों ने नौजवानों को नियुक्ति के वक्त शपथ पत्र के रूप में, शपथ ग्रहण के रूप में भी एक हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू किया है, ताकि एक शपथ के साथ हम बैठे कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम बखूबी से निभा पाए। और आज मैं हर पदाधिकारी को, चाहे वो राज प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे हमारे IAS IPS पदाधिकारी हो, इन सभी को मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं डालना चाहता जिससे उसे काम में बाधाएं उत्पन्न हो। बिल्कुल जो सही है उस काम को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उस विषय पर भी अपनी बातों को उस पर अंकित करना चाहिए। मोबाइल व फेसबुक पर बच्चे चोरी की घटना के वीडियो वायरल होने पर आज कासगंज जनपद में एयरटेल टावर पर काम करने वाले 4 कर्मचारी को ग्रामीणों व भीड़ ने जमकर पीटा तथा उनकी इको गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। आपको बता दें, कासगंज जनपद में बच्चा चोरी की अफवाह बहुत जोरों से फैल रही है। इसी के चलते गुरुवार यानी आज सुबह कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अमापुरा रोड पर बच्चा चोरी के शक में इको कार सवार 4 लोगों को ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। उसके बाद कार में तोड़फोड़ करते हुए पलट दिया गया। अमापुरा रोड पर पेट्रोल पंप के निकट गुरुवार यानी आज सुबह इको कार सवार 4 व्यक्ति टावर पर काम करके कहीं जा रहे थे। ग्रामीणों ने कार सवारों को बच्चा चोर गिरोह समझकर पकड़ लिया और कार में बंद कर पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने पुलिस के सामने इको कार में तोड़फोड़ करते हुए कार को पलट दिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह कार सवारों को बचाकर अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बच्चा चोर नहीं थे बल्कि एयरटेल टावर पर काम करने वाले कर्मचारी थे। देखिए, सुबह कासगंज क्षेत्र जो गलियावाली क्षेत्र है वहाँ पर 4 लोगों को वहाँ के गांव वालों ने पकड़ाया और उनको मारा पीटा है, ये समझ के कि वो बच्चा चोर है। लेकिन एक रिलायंस जियो टावर जो वहाँ पे जो स्थित है गल्ला मंडी पे, उस टावर पे काम करने वाले कर्मचारी थे
और वहाँ पे एक दो बार वो टवर के काम पर घूम रहे थे, तो शक के बयान इन्होंने जो वहाँ के गांव वाले हैं उनको मारा पीटा है। अभी फिलहाल तुरंत हमारे फोर्स वहाँ पे गई है और उनको बचा के हमने थाने ले आया है। तो आपके माध्यम से मैं यही सभी लोगों को, खासगंज के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे गलत अफवाहें ना सुनिए, उस भ्रम के वश में आके किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। अगर किसी के ऊपर भी आपको शक है तो तुरंत उनको पकड़ के हमें बुलाइए, हम वहाँ पे आएंगे, फिर जो भी सत्य है उसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, तहरीर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन 4 लोग अगर तहरीर देंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी मारपीट किया उनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।